Welcome back once again. I am Pransu Kumar Pathak, and in this part 3 we will discuss some other questions from 2019 question answer papers. Okay, so सबसे पहले हम ल्यूसीफरेज की बात करते हैं. ठीक है, तो ल्यूसीफरेज जब डिस्कवर किया गया ना, तो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया बन गया बायोटेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट का. इसको बहुत ज़्यादा यूज भी किया जाता है. आप जा करके देखिएगा कि ल्यूसीफरेज को कैसे यूज किया जाता है. बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, टू आइडेंटिफाई ए ल्यूसीफरेन प्रोडक्ट. ल्यूसीफरेन प्रोडक्ट कौन सही है कौन गलत है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे. तो ल्यूसीफरेन अगर ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा और ल्यूसीफरेज एंजाइम करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा ऑफ ल्यूसीफरेन. सब ल्यूसीफरेन की ऑक्सीडेशन होगी तो बनेगा क्या, ऑक्सी ल्यूसीफरेन. मैंने इसे लेलिंजर में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर में पेज नंबर 509 पे आपको मिल जाएगा अच्छे से कि क्या है जा करके ऑक्सी ल्यूसीफरेन से ल्यूसीफरेन बनने की स्टोरी. ओके, सो डियर फ्रेंड, अब ध्यान से देखो और मैं आपको कोशिश करूंगा दिखाने का कि यहाँ पे मेरे हिसाब से पता नहीं है क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि ऑप्शन बी राइट होगा, लेकिन ऑप्शन आप भी मुझे बताएंगे कि कौन सही है कौन गलत है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि देखिए जैसे ही ल्यूसीफेरिन जा रहा है ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है, ल्यूसीफरेज एक्ट कर रहा है, तो यहाँ से CO2 और AMP मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ATP. ये पूरा रिएक्शन होगा. ठीक है, ये है ल्यूसीफेराइल एडेनाइलेट. ये जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है इस पर हमें ध्यान नहीं देना. मेन प्रोडक्ट जो बनेगा ऑक्सी ल्यूसीफेरिन है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन डीबीटी में पूछा गया. तो ऑक्सी ल्यूसीफेरिन का स्ट्रक्चर आप जब देखेंगे, ध्यान से देखिए, इरेज करता हूँ सारा कुछ, सॉरी. तो आप जब इसको देखेंगे तो ए है, ठीक है, और यहाँ जो आप देख रहे हो, सॉरी, हाँ देखिए ए है. तो ये रिजेंबल जब आप देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे ऑप्शन से बी से ज़्यादा ही रिजेंबल कर रहा है इन कंपेरिजन टू ए. बिकॉज यहाँ पे क्या है कि सल्फर पे ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आके अटैच हो रहा है और यहाँ पे सल्फर पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच नहीं हो रहा है. तो अगर आप लोगों में से किसी को इसके बारे में अगर जानकारी होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिए. इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी अभी नहीं कर सकता. ठीक है, चलिए, बिकॉज मैंने स्टैंडर्ड बुक भी देखा, मुझे उसमें भी ऑक्सी ल्यूसीफेरिन का स्ट्रक्चर बी से रिजेंबल हो रहा है. यहाँ पे मैंने एक आपको एड्रेस भी दिया है, इस पर भी आप जा करके देखें तो ए आपको मिलेगा ल्यूसीफेरिन ऑक्सीडेशन. तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये राइट ऑप्शन क्या होगा. हमारे समझ से तो 2 होना चाहिए, बट यहाँ पे ए दिया हुआ है तो बाद में इसमें हम बात करेंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैन हाइड्रोलाइज बोथ ईस्टर एंड अमाइड. भैया काइमोट्रिप्सिन, सेरीन प्रोटीएज की स्टोरी है. ठीक है, अब है नेक्स्ट. इन साइट्रिक एसिड साइकिल ऑपरेटिंग एंड अंडरगो एरोबिक कंडीशन. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व. भैया NAD FAD तो साइट्रिक एसिड का मेन है, सक्सिनेट भी मेन है, तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता किसी भी पाथवे के अंदर. ठीक है, समझ में आई बात, आगे बढ़े. चलिए, अब हम चलते हैं DNA मिथाइलेशन पे. तो DNA मिथाइलेटिंग एक एजेंट है जिसे कहते हैं, एक एंजाइम है जिसे कहते हैं SAM. ठीक है, मिथाइल ट्रांसफरेज, दैट इज कॉल्ड S-एडेनोसाइन मेथानिन ट्रांसफरेज. एक क्या करता है, साइटोसिन मॉलिक्यूल पे अक्सर क्या करता है, जाकर के मिथाइल ग्रुप अटैच करता है. इन जनरल में हम आपको बता रहे हैं DNA में. ठीक है, तो ये स्पेसिफिक इन्वॉल्व है वो क्या है, दिस इज कॉल्ड एज एल्कोहल है, थायोल है, कार्बोक्सिलेट है, तो नहीं, ये क्या है, एक अमाइन है. ये क्या है, अमीनो एसिड से क्या है, मिथेनिन का मॉडिफाइड वर्जन है S-एडेनोसाइल मेथानिन. अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यहाँ पे मैं कोई बायोस्टैट्स डिस्कशन नहीं कर रहा कि बायोस्टैट्स में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा. कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है कि -1 और +1 के बीच में वेरी करता है. ठीक है, और अगर एक कोरिलेशन कोएफिशिएंट R² पूछेगा तो R² कहाँ से करेगा, 0 to 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि जब इसको स्क्वायर कर दोगे आप तो -1 में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा. तो 0 1 से कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट कांस्टेंट पूछेगा तब आप बताएंगे 0 to 1 में वो फॉलो करता है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जरा. pKa ऑफ एसिटिक एसिड क्या है, 4.76 दिया. एट व्हाट pH द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड और एसिटेट आयन सेम हो. जब pKa वैल्यू pH के बराबर होता है तभी ऐसा हो सकता है.
आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़िएगा तो वहाँ पे बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को बताया गया। ठीक है, हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिलेशन में। तो भैया जब पीके वैल्यू पीएच के बराबर होता है तब क्या होता है, एसीटेट आयन एसिटिक एसिड के आयन के एसिटिक एसिड का कंसेंट्रेशन एसिटिक आयन के बराबर हो जाए। ठीक है, तब है एक यंग साइंटिस्ट वाज इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग ए डाइपेप्टाइड यूजिंग एल अलानिन और एल ग्लाइसिन, हाउ मेनी डिफरेंट डाइपेप्टाइड इज जनरेटेड। तो भैया 2 अमीनो एसिड है और एक अमीनो एसिड कितने कन्फर्मेशन में होते हैं, एल और डी फॉर्म में होते हैं, तो 2 × 2 कितने हो गए 4, तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हैं 4। समझ में आया बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ए ऑटो इम्यून डिजॉर्डर। ठीक है, एनालिसिस हैज रिवील्ड दैट म्यूटेशन इन AIRE gene which is of the following biological process is likely to be affected in patient। अगर आप नेगेटिव सिलेक्शन, थाइमोसाइड सिलेक्शन देखें, पॉजिटिव सिलेक्शन और नेगेटिव सिलेक्शन होता है, तो AIRE जो जीन है बेसिकली नेगेटिव सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डी होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीन इज म्यूटेटेड इन द केस ऑफ न्यूड माइस। न्यूड माइस जब जनरेट किया जाता है तो थाइमस स्पेसिफिक जीन को म्यूटेट किया जाता है, तो वो होता है FOXN1। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ये हुआ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लॉन्ग नॉन कोडिंग RNA। लॉन्ग नॉन कोडिंग RNA में कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो लेस देन 22 बेस पेयर, दे प्रोसेस into a nucleus by RISC complex, they have more than 300 amino acid open reading frame, they may have a poly A tail। तो कह रहा है which one of the following statement is true for long non coding RNAs। तो इसके लिए ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। which kind of post translation modified protein target and recognized by ब्रोमोडोमेन कंटेनिंग प्रोटीन। सो ब्रोमोडोमेन जब आप पढ़ेंगे इपीजेनेटिक्स तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जब एसिटाइलेटेड प्रोटीन होता है तो उनको ब्रोमोडोमेन क्या करता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप सर्च कीजिए, आपको इनके बारे में डिटेल स्टडी मिल जाएगी। ठीक है, व्हेन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज लोअर देन ए क्रिटिकल कंसंट्रेशन इन मैमेलियन सेल कल्चर, सेल वायबिलिटी डिक्लाइन बिकॉज ऑफ। अब डिजॉल्व ऑक्सीजन लोअर हो गया, कम हो गया, क्रिटिकल कंसेंट्रेशन जो एक पार्टिकुलर डिजॉल्व ऑक्सीजन होना चाहिए अगर उससे कम हो गया तो सेल की वायबिलिटी डिक्लाइन हुई, तो उसका रीजन क्या हो सकता है, कंप्लीट ग्लूटामिन ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन स्पेसिफिक लैक्टेट प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, इनकम्प्लीट ग्लूटामिन ऑक्सीडेशन एंड इंक्रीज लैक्टेट प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। सो लैक्टिक एसिड का बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लैक्टिक एसिड बायोसिंथेसिस वहाँ पे शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एनएरोबिक प्रोसेस शुरू हो गया है, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रेजुअली क्या हो रही है, कम रही है, तो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो राइट ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़े, चलिए। व्हेन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज लोअर देन ए क्रिटिकल कंसेंट्रेशन, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ high temperature during processing, low temperature during storage and increasing the acidity of prevention of food contaminants is known as, इसे कहते हैं हर्डल टेक्नोलॉजी। जब आप प्रोसेसिंग पढ़ेंगे फूड प्रोसेसिंग तो उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, फिर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल रेदर देन बायोमास बाय ईस्ट सेल एट हायर कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज। ठीक है, सारे जो इफेक्ट्स हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट बेस्ट क्वेश्चन है। इन पे बार्बर्ग इफेक्ट पे, सिम्पसन हो गया, सनन इंडेक्स हो गया, ये सब पे आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, एक डिजीज है जिसको कहते हैं एनहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया एक डिजीज है। बेसिकली ये जब आपके ग्लैंड सेल जो हैं, जो स्वीट ग्लैंड है, उनमें काम करना वो बंद कर देता है, तो एक डिजीज होता है। और खास करके जब मोजैक फॉर्मेशन हो जाता है, जब एक ग्लैंड मोजैक रूप में जहाँ तहाँ जैसे तैसे यूनिफॉर्मिलिटी जब इसकी घटती है,
तो ये क्या है, एनहाइड्रोटिक जो डिस्प्लेसिया है ये आपको, जो कि इक्टोडर्मल ओरिजिन का है, वो आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली जब आप फिनोटाइप देखेंगे तो इस तरह का मिलेगा आपको फिनोटाइप, वैसे लोगों में इस तरह के आपको फिनोटाइप देखने को मिलेंगे। तो इनके बारे में मुझे ज़्यादा स्टडी करना था, तो NIH जो है सबसे अच्छा, अगर आपको डिजीज़ के बारे में जानकारी लेनी है तो आप NIH के साइट पे जाएं, वहाँ पे देखें, आपको उस डिजीज़ के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यह जो डिजीज है अब नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ इक्टोडर्मल टिश्यू इंक्लूडिंग स्किन, हेयर, टेथ एंड स्वीट ग्लैंड। बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा गया है इस बार डिस्प्लेसिया पे, वो स्वीट ग्लैंड को ले करके पूछा गया था। तो हम इसको देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन ए है। ठीक है, एनहाइड्रोटिक डिस्प्लेसिया इज ए कंडीशन इन विच डेवलपमेंट ऑफ स्वीट ग्लैंड इज प्रिवेंटेड। इट caused by mutation present on a X chromosome. A heterologous female for this allele build. So mosaic pattern ना, मोजैक पैटर्न शो करेगा, होगा भी नहीं भी होगा क्योंकि हेट्रोजाइगस पूछ रहा है। तो मोजैक पैटर्न ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ स्वीट ग्लैंड। अगर होमोजाइगस होता डिस्प्लेसिया तो उनमें ग्लैंड होता ही नहीं। हेट्रोजाइगस कह रहा है तो क्या होंगे, मोजैक पैटर्न मिलेंगे। समझ में आया? कंप्लीट एब्सेंस कब होती, जब होमोजाइगस कंडीशन होता। समझ आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, और यही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया गया है जो कि वहाँ पे है। तो सो मोजैक पैटर्न इज द राइट ऑप्शन। द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर इन टर्म टू द कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इनको पढ़िए और कोशिश कीजिए। ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम इज यूनिडायरेक्शनल तो होता नहीं है, तो बाई डायरेक्शनल से देखो, पूरा पहले ही से पूरा आंसर मिल गया आपको। बाई डायरेक्शनल होता है कि फ्लोएम से ऊपर भी जाता है, लीफ में हर पार्ट में जाता है, और रूट को भी जाता है, तो ये बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, अब है ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम। जाइलम से यानी रूट टिश्यू से ही तो ऊपर की तरफ जाता है, तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है, तो बी इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, लोडिंग ऑफ शुगर इनटू फ्लोएम। ठीक है, ये भैया है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और कह रहे हैं मूवमेंट ऑफ वाटर इन फ्लोएम एट ए सिंक, दैट इज सिंपल ऑस्मोसिस प्रोसेस से हो जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए, ए प्लांट विथ ऑर्गन फ्लावर बाय सेल्फ पॉलिनेटेड इन F1 progeny be obtained 38 progeny red flower and 80 plant producing orange flower and 31 yellow flower। अब सोचो, ये बिल्कुल इनकम्प्लीट कॉम्बिडोमिनेंस अगर कोई पढ़ा होगा तो इसको चीज़ें समझ में आ रही है। अब जब सेल्फ पॉलिनेट कर रहे हैं प्लांट के, और दो ही फिनोटाइप हैं, एक रेड फ्लावर और दूसरा आपको येलो फ्लावर, और बीच में 80 प्लांट्स आपको ऐसे मिल रहे हैं जो कि ऑरेंज हो रहे हैं। ऑरेंज होने का मतलब रेड और येलो का कॉम्बिनेशन, यानी दोनों का मिला हुआ, तो ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, तो राइट ऑप्शन इज ए। समझ में आया? चलिए, बेस्ड ऑन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी बेस अकरेंस इन द जीनोम, what should be the minimum length of probe to bind specifically at a locus of single bacteria of 1 Mbps जो उनका जीनोम है। तो भैया प्रोब जो होती है उसकी लेंथ 10 बेस पर मिनिमम होना चाहिए, इससे कम में वो नॉन स्पेसिफिक जाकर के कहीं बाइंड कर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज टू स्टडी ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट कह रहा है, ठीक है, नॉट की परमानेंट। इसीलिए इसका आंसर प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन में लोग हमेशा पुल डाउन से मार देंगे, ठीक है, इम्यूनो या इम्यूनो प्रेसिपिटेशन यूज कर देंगे, ठीक है, या SPR यूज कर लेंगे। ये सारे टेक्निक्स में प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन देखे जाते हैं, लेकिन ट्रांजिएंट नहीं है, सारे के सारे परमानेंट हैं। तो ट्रांजिएंट के लिए कौन सा बच गया लास्ट ऑप्शन, तो फ्रेट टेक्निक बच गया। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ
correctly representing the unfolding of protein in the presence of increasing concentration of urea. यूरिया एंड बीटा मरकैप्टोइथेनॉल का क्या यूज होता है प्रोटीन डीनेचुरेशन के टाइम पे, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो जब अनफोल्डिंग होती है तो वो सिग्मोइडल कर्व लेता है, तो राइट ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, ए। चलिए, ए टीआरएनए कंटेनिंग ए एंटीकोडोन फॉर ल्यूसिन वाज चार्ज विथ ल्यूसिन, ठीक है। ए टीआरएनए कंटेनिंग एंटीकोडोन leucine that was charged with leucine subsequently attached to leucine was chemically modified to arginine. The tRNA will incorporate arginine against leucine. तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। जब आप पढ़ेंगे बोबेल हाइपोथेसिस तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और भी आप टीआरएनए के बारे में पढ़ेंगे, जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसको आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट, वी विल कंटिन्यू एज सुन एज पॉसिबल, बाय, टेक केयर।